Good morning students, welcome once again in Clever International Online Classes. In the previous video lecture we have done numericals of the mole concept. Up to the mole concept your third chapter has been completed now. If you have any queries then send to me. In the previous video lecture I have told you that how will you do the numericals with the help of the some formulas depending on the mole concept. That was n is equals to small m divided by capital M, n is equals to capital N divided by n naught. These two formulas we have taken, and on the basis of these formulas we also derived another formulas, and by the help of the all formulas we have done some numericals. I have given you a worksheet, and in that worksheet 3 numericals I already have posted. In the worksheet I have given you first numerical as an ornament has 52 gram silver, and how many moles will be in this ornament. As you know that silver atomic mass is given in that question is 108 mu. First you will convert this atomic mass into the gram atomic mass. After that you will take the help of formula and you will solve it. Some students have problem in these numericals, but there is I think so that there is no problem to solve this, because given mass is given, m is equals to 52 gram in the numerical, and capital M is 108 gram now. So take the help of the first formula and solve it. In the second question numerical I have given you how many moles of CO2 are present in 51.2 gram. सिंपली इसी की तरह होगा, बस आपको कार्बन डाइऑक्साइड का पहले क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर या मोलर मास निकालना पड़ेगा. मोलर मास आपको निकालना मैंने बताया था. मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक मास जितने एलिमेंट्स के नंबर्स दिए हुए हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन्स हैं, तो पहले एटॉमिक मास कार्बन का 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, मीन्स 12 विल बी मल्टीप्लाइड बाई द 1, एंड ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है 16, यू विल मल्टीप्लाई द 16 विद द 2, क्योंकि ऑक्सीजन कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 यूनिट्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मीन्स 2 टाइम रिपीट हुआ है. तो यहाँ पर 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद द 16. कितना आएगा 32. मैं इसलिए इसको फास्टली बता रही हूँ क्योंकि आई ऑलरेडी हैव डिक्टेटेड दिस मॉलिक्यूलर मास फार्मूला इन योर प्रीवियस वीडियो लेक्चर, और साथ में मैंने आपको नोट्स में भी ये कवर करके भेजा है CO2 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालता है. ऑल ओवर कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास जो आएगा वो कितना आएगा 44 म्यू आएगा. उसको ग्राम मोलर मास में कन्वर्ट करिएगा, 44 G हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि कितना आपको दिया हुआ है, 51.2 ग्राम दे रखा है, मीन्स स्मॉल m आपका कितना है 51.2 ग्राम. आपका कैपिटल M कितना निकल गया 44 ग्राम. अब आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है, तो सिंपली निकल जाएगा n इज इक्वल्स टू स्मॉल m इज गिवन एज अ 51.2 एंड कैपिटल M इज 44. तो 51.2 को डिवाइड करिए किससे 44 से, तो समथिंग 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो वो निकाल के देख लीजिएगा. तो आई थिंक जो वर्कशीट अपन ने करी थी या मैंने भेजी है वो इतनी प्रॉब्लमेटिक है नहीं, उसमें न्यूमेरिकल्स इतने प्रॉब्लम वाले हैं नहीं. जो अब वर्कशीट आएगी मूल कंसेप्ट वाली, उसके अंदर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज इसमें इनसे डिराइव्ड जो भी फॉर्मूलाज होंगे उनसे रिगार्डिंग अब न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं. लेकिन आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4. आपका थर्ड चैप्टर मूल कंसेप्ट तक ही था, तो वो अपन पहले ही कर चुके हैं. उसके न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको एक वीडियो पहले भेज चुकी हूँ मैं, तो उसके रिगार्डिंग आप देखिएगा कि किस तरह से सॉल्व किए हैं.
मैंने जितने भी टाइप के आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे 1 एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व किया है। चैप्टर नंबर 4 जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर केमिस्ट्री इन योर बुक। 4 चैप्टर्स हैं आपकी केमिस्ट्री में, 3 चैप्टर्स अपन पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं और ये लास्ट चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के बारे में अपने जो पिछले चैप्टर्स हैं उनके अंदर भी बहुत कुछ अपन पढ़ चुके हैं पहले से ही, कि शुरुआत में जो एटम रिगार्ड किया गया था डाल्टन ने, है ना, कंबाइन जो हुआ था एटम से, वो जे प्राउस्ट और एंटोनी लैवोइशियर ने कुछ उसके रूल्स दिए थे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के। तो बहुत कुछ अपन उसके बारे में पहले से डिटेल ले चुके हैं, बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। बेसिकली हम एटम को क्या मानते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मानते हैं स्टार्टिंग से। जब तक अपने को क्या पता नहीं था कि इसके अंदर भी और छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। तो स्टार्टिंग के अंदर जब एटम को एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर कंसीडर किया गया था, तब क्या थ्योरी थी? अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट थ्योरी वी कैन से दैट atom is considered as a building block of matter and we consider it as a indivisible particle of any matter, जिसको फर्दर हम क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। ये थ्योरी कब थी? एंशिएंट टाइम पे, जब तक कि एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव नहीं हो गया कि एटम के अंदर और भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, एंड दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर ऑल्सो नोन एज अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एज वेल फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये सारे क्या हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स है या सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी इन्हें कहा जाता है। तो जब अपन एंशिएंट थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन, क्योंकि डाल्टन ने ही ये बताया था कि ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और जब भी ये कंबाइन होता है तो मैटर का फॉर्मेशन करता है। मीन्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर इज कंसिडर्ड एज अ एटम, या एटम इज कंसिडर्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मैटर। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन दिस थ्योरी वाज गिवन, और इस थ्योरी को अप टू दी एंड ऑफ द 19th सेंचुरी क्या किया गया? फॉलो किया गया। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये कंसीडर कर लिया गया कि जो आपके मैटर होते हैं, कोई भी कंपाउंड होता है, कोई भी मॉलिक्यूल होता है, वो एक अपनी खुद की एग्जिस्टेंस शो करता है कॉम्बिनेशन के थ्रू, और उसके ऊपर चार्ज पाया जाता है, और वो जो एग्जिस्टेंस आती है चार्ज की, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जब किए गए तो ये देखा गया कि किसी भी चीज़ को अगर आप चाहें तो चार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जा सकता है उसको। तो वो चार्ज कैसे उसके ऊपर अपीयर होता है, या फिर ऐसी कौन सी टेंडेंसी है जो कि किसी भी एटम को एक चार्ज पार्टिकल के अंदर बदल देती है। तो जब शुरुआत हुई 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, तो एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए थे वो एक इंस्ट्रूमेंट जो इसमें यूज़ किया गया, उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब जो यूज़ की गई थी उसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, और इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें पता चला था कि एटम के अंदर क्या पाए जाते हैं और छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जब अपन बात करते हैं कि किसी मैटर के ऊपर चार्ज किस तरह से अपीयर होता है, तो आप नॉर्मल सी एक एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं
कॉम्ब को, अगर प्लास्टिक का कॉम्ब होता है, उस प्लास्टिक के कॉम्ब को अगर आप ड्राई हेयर्स के ऊपर रब करते हैं, यानी बनाते हैं आप ड्राई हेयर्स के ऊपर यूज़ करते हैं कॉम्ब को, तो आफ्टर सम टाइम, क्योंकि आप रब कर रहे हो हेयर्स के ऊपर कॉम्ब को, तो वो क्या हो जाएगा, चार्ज्ड हो जाएगा बाय दी प्रोसेस ऑफ रबिंग। और जैसे ही आप उस कॉम्ब को बिट्स ऑफ पेपर, यानी छोटे छोटे जो पेपर के टुकड़े होते हैं उनके पास जब लेकर जाएंगे, तो वो उन बिट्स ऑफ पेपर्स को, यानी उन छोटे बिट्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या है, ये अट्रैक्शन क्यों हुआ, ड्यू टू द चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉम्ब, यानी कॉम्ब के ऊपर जो चार्जिंग इलेक्ट्रीफाइड जो कैपेसिटी आ गई है ड्यू टू द रबिंग, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। ऐसे ही और भी कई आप एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि जो ग्लास रॉड होती है उसको आप रब करते हैं और फ्लैंटेड किसी बलून के पास लेके जाते हैं, तो उसके अंदर भी रिपल्शन, कभी अट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। तो वो क्यों हो रहा है, ये भी किसको बताता है कि मैटर्स जो होते हैं वो ड्यू टू सम एफर्ट, ड्यू टू सम फोर्स विच वी आर अप्लाइंग ऑन इट, वो क्या हो जाते हैं, चार्ज गेन कर लेते हैं, इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रीफाइड इफेक्ट उनके ऊपर पाया जाता है वो किसकी वजह से पाया जाता है, चार्ज पार्टिकल्स की वजह से, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स किस में एग्जिस्ट करते हैं, एटम में एग्जिस्ट करते हैं। अब जब चार्ज पार्टिकल्स की बात आती है तो चार्ज पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, इनकी डिस्कवरी के लिए सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए विद द हेल्प ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, और इस डिस्चार्ज ट्यूब को अनदर नेम क्रूक्स ट्यूब भी कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब हम कह किसको रहे हैं, एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके दोनों एंड्स जो होते हैं, वो दोनों एंड्स किस, देखिए ये ग्लास ट्यूब है, इसके दोनों एंड्स को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, दोनों एंड्स बंद होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। और इस डिस्चार्ज ट्यूब को आप कनेक्ट करते हैं एक वैक्यूम पंप से, वैक्यूम पंप से इसको कनेक्ट करते हैं। साथ ही इसके दोनों एंड्स पर आप इलेक्ट्रोड लगाते हैं और इन इलेक्ट्रोड्स को आप कनेक्ट करते हैं बैटरी से। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये जो आपके पूरे की पूरी बनी है, जो भी स्ट्रक्चर बनी है, यहाँ पे फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द बेसिक फिगर ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। बेसिकली जो आयनिक पार्टिकल्स अपन बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उनकी जो डिस्कवरी की गई थी वो बेसिकली उनकी डिस्कवरी नहीं थी, उनको अचानक से खोजा गया था। कैसे खोजा गया था, एक्चुअली जे थॉमसन जो थे वो गैसेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि गैसेस जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकती है या फिर नहीं कर सकती। तो ये जो एक्सपेरिमेंट उनके उस टाइम पर किया जा रहा था उनके द्वारा, आई थिंक एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 1866 के अंदर आपका प्रोटॉन की डिस्कवरी की गई थी, ई गोल्डस्टन ने की थी। लेकिन जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब की उसका कोई फिक्स डेट तो नहीं है, यानी एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि कोई फिक्स ईयर नहीं दिया हुआ, बट ये दिया गया है कि 19th सेंचुरी के एंड में एंड स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट क्या किया था, डिराइव किया था उस टाइम पर। और उन्होंने ये देखा था कि नॉर्मली जब एयर को किसी भी दो इलेक्ट्रीफाइड यानी दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखकर और क्या की जाती है, उसके थ्रू पास की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो एयर
कोई इलेक्ट्रिसिटी पास करने का मीडियम प्रोवाइड नहीं करती बेसिकली। यानी यहाँ पर जो ये डिस्चार्ज ट्यूब अपन ले रहे हैं वो बेसिकली एयर को इलेक्ट्रिक कंडक्टर शो करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसका बेसिक इंस्ट्रूमेंट है। इस ट्यूब के अंदर उन्होंने एयर फिल कर रखी थी और वो इसके वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड क्या करना चाह रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाह रहे थे और देखना चाहते थे कि इस मीडियम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो भी पाती है या नहीं हो पाती। तो उन्होंने ये देखा था स्टार्टिंग के अंदर कि जो गैसेस होती है वो नॉर्मल प्रेशर के ऊपर क्या नहीं होती, गुड कंडक्टर नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। लेकिन जैसे जैसे आप वोल्टेज हाई करते जाते हैं और प्रेशर को, एयर प्रेशर को लो करते जाते हैं, जैसे कि अगर बैटरी जो है आपकी उसका वोल्टेज आप हाई करते जाएं, अप्रॉक्स 10,000 वोल्ट उन्होंने लिया था उस टाइम पर, तो इतना वोल्टेज होना चाहिए और जो प्रेशर है वो उन्होंने अप्लाई किया था 10⁻⁻² भी अप्लाई किया था और 10⁻⁻4 भी अप्लाई किया था। तो इतना प्रेशर जब लो कर देंगे और जब वोल्टेज आप हाई कर देंगे तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो एयर होती है वो कंडक्टर बन जाती है या इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देती है। लेकिन उसी एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में उन्होंने ये भी देखा कि जब वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे एयर से तो कैथोड पर, कैथोड बेसिकली कौन सा वाला इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, जो कि बैटरी के नेगेटिव पोल से जुड़ा हुआ होता है, उसे कौन सा इलेक्ट्रोड कहा जाता है, कैथोड कहा जाता है। कैथोड इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है। और जो बैटरी के पॉजिटिव पोल से जुड़ा हुआ होता है और जो कि पॉजिटिव चार्ज गेन करता है उसे हम एनोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो एनोड और कैथोड दो आपके इलेक्ट्रोड्स बन जाते हैं आफ्टर दी कंबाइनिंग विद दी बैटरी। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास करेंगे तो उन्होंने देखा क्या था उस एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में कि यहाँ से किस तरफ से, कैथोड की तरफ से क्या जनरेट होती हैं, रेज जनरेट होती हैं जो किसकी तरफ मूव करती है, इसके पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करती हैं। और ये जो रेज जनरेट हो रही हैं, कैसे पता चलेगा कि रेज जनरेट हो रही हैं, तो ये क्या क्रिएट करेंगी, जब आप देखिए 10⁻⁻ जब -2 प्रेशर रखा जाएगा विथ दी हाई वोल्टेज 10,000 वोल्टेज के साथ में, जब आप कितना प्रेशर रखेंगे 10⁻⁻²। अब प्रेशर को डिक्रीज कैसे किया जाएगा, तो ये जो वैक्यूम पंप आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये वैक्यूम पंप क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा किसमें, एयर को निकालने में, यानी वैक्यूम क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो जैसे ही आप प्रेशर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, 10⁻⁻² पर ले आएंगे, तब आपको ये रेज दिखाई देगी, ठीक है। और ये रेज जो दिखाई देंगी वो किधर से होंगी, कैथोड टू एनोड होंगी। कैथोड से जनरेट हो रही हैं इसलिए इन्हें कहा जाएगा कैथोड रेज। क्या नाम दिया जाएगा इन्हें, कैथोड रेज नाम दिया जाएगा। और जब ये पता चला कि ये कैथोड रेज हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ ही, इलेक्ट्रोड की तरफ ही मूव करती है, तो ये भी देखा गया कि इनके ऊपर पर्टिकुलर चार्ज होता है और वो चार्ज जो होता है उसकी वजह से ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है, मीन्स दैट चार्ज इज इन द नेगेटिव फॉर्म। तो वो जो चार्ज है नेगेटिव फॉर्म वाला, वो इनको किस पोल की तरफ अट्रैक्ट करवाता है, पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट करवाता है।
ये रेज जब 10⁻⁻² प्रेशर इसके अंदर होता है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तभी आपको शो होती है। और अगर और ज़्यादा आप प्रेशर को डिक्रीज़ कर दें, 10⁻⁴ पे ले जाएं, ये ऑब्जर्वेशंस थे किन के ऑब्जर्वेशन? जे थॉमसन के, यानी जो आपके कैथोड रेज की डिस्कवरी की थी, या फिर आप क्या कह सकते हैं, कैथोड रेज पर नेगेटिव पार्टिकल्स की। तो नेगेटिव पार्टिकल्स होता क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो डिस्कवरी की गई थी वो किसने की थी? जे थॉमसन ने, ठीक है। तो ये जो डिस्कवरी की गई बाय द जे थॉमसन, कैथोड रेज की डिस्कवरी, नेगेटिव पार्टिकल्स की डिस्कवरी या फिर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी, तो ये जो डिस्कवरी हुई उसके लास्ट ऑब्जर्वेशन में जब उन्होंने प्रेशर को कितना कर दिया? 10⁻⁻⁴ प्रेशर कर दिया, यानी लो ले आए उसको, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर पे ले आए। तो उन्होंने देखा कि एनोड जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ इस ग्लास ट्यूब के इनर साइड पर उनको कैसी लाइट दिखाई दी? ग्रीनिश लाइट। और ये ग्रीनिश लाइट किसकी वजह से अपीयर हो रही थी? ड्यू टू द स्ट्राइकिंग ऑफ कैथोड रेज एट द अपोजिट एंड, यानी यहाँ से ये जनरेट हुई और जहाँ पर ये जाकर स्ट्राइक करेंगी वहाँ पर कैसी लाइट क्रिएट करेगी? ग्रीनिश कलर की लाइट क्रिएट करेगी। तो ये जो ग्रीनिश लाइट अपीयर हुई थी वो बता रही थी कि कुछ रेज हैं जो कि कैथोड से अपीयर होती है और कहाँ पर आकर स्ट्राइक करती है? एट दी अपोजिट इलेक्ट्रोड पॉइंट, और उसे एनोड पॉइंट कहा जाता है, और वहाँ पर ग्रीनिश लाइट अपीयर होती है और उसे कहा जाता है फ्लोरेसेंस। क्या कहा जाता है इस पूरी इंसिडेंस को, जो कि ग्रीनिश लाइट अपीयर होने का जो इंसिडेंस है उसको क्या कहा जाता है? फ्लोरेसेंस कहा जाता है। यानी वो जो चमक पैदा हो रही है, ग्रीन कलर की जो चमक पैदा हो रही है, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ फ्लोरेसेंस। तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था which was done by the J.J. Thomson, that clears that atom has some negative particles, and when you apply the electricity, then these particles will move from the cathode electrode to the anode electrode and with the या किसके साथ मूव करेगा? विद द कैथोड रेज। और कैथोड रेज के ऊपर जो चार्ज आएगा वो भी किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू दी नेगेटिव पार्टिकल्स विच आर ऑल्सो नोन एज अ इलेक्ट्रॉन्स। तो या आप कैथोड रेज बोल दीजिए, या आप नेगेटिव पार्टिकल्स बोल दीजिए, या फिर आप इलेक्ट्रॉन्स बोल दीजिए, कोई मैटर नहीं करता। बेसिकली ये वो पार्टिकल्स हैं जो किसी एटम को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करने हैं। बेसिकली वो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि हमेशा कैथोड टू एनोड की तरफ मूव करते हैं। बेसिकली ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि हमेशा आपको एक ग्रीनिश लाइट फ्लोरेसेंस प्रोवाइड करेंगे एट द अपोजिट ऑफ द कैथोड इलेक्ट्रोड, जो कि क्या कहलाएगा? फ्लोरेसेंस कहलाएगा। तो बेसिकली जब अपन स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी, किसकी डिस्कवरी हो गई है? इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी, ठीक है। तो वो डिस्कवरी अपने माइंड में किस वजह से आई कि मैटर के ऊपर जो चार्ज आता है वो क्यों आ जाता है, या मैटर किसी चीज़ को क्यों अट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो वो जो माइंडसेट आया था साइंटिस्ट के माइंड में कि व्हाई दे आर अपीयरिंग द चार्ज, ठीक है। तो उस माइंडसेट को क्लियर करने के लिए उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, और ये सडन एक्सपेरिमेंट था, यानी एक इंटेंशनल एक्सपेरिमेंट नहीं था कि दे वर ट्राइंग टू डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ नहीं था। वो बेसिकली क्या करना चाह रहे थे? एयर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती है, इस चीज़ को वो डिस्कवर करने जा रहे थे। बट एक्सीडेंटली इट वॉज हैपेंड एंड वी गॉट द नेगेटिव पार्टिकल्स इन एन एटम, एंड दैट वॉज नोन एज अ इलेक्ट्रॉन्स।
टिल नाउ इट इज़ नोन एज अ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव पार्टिकल्स ऑफ द एटम। तो डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली होती क्या है, एक ग्लास ट्यूब होती है जो कि 50 सेंटीमीटर लेंथ में होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। दोनों जो पॉइंट्स होते हैं, इसके दोनों एंड्स जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं और एक वैक्यूम पंप से ये कनेक्टेड होती है। साथ में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसमें एक कैथोड इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड होता है। जो नेगेटिव पोल से जुड़ा होता है बैटरी के, उसे हम कैथोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो पॉजिटिव पोल से जुड़ा हुआ होता है उसे हम एनोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। जब आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जब आप बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आप देखते हैं कि कैथोड टू दी एनोड आपको कुछ रेज दिखाई देती हैं और वो रेज कैथोड से जनरेट हो रही है। सो वी आर कॉलिंग इट एज अ कैथोड रेज, ठीक है। या पॉजिटिवली चार्ज रेज भी बोल सकते, नेगेटिवली चार्ज रेज भी बोल सकते हो, बिकॉज दे आर मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये कैथोड रेज जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नेगेटिव पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज अ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स मास में कितना होता है, इनका मास कितना कंसीडर करते हैं हम, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितना चार्ज कंसीडर करते हैं, ये हम कंसीडर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही कि किस तरीके से किसने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी और क्यों डाल्टन की डिस्कवरी को अप टू एंड ऑफ द 19th सेंचुरी ही फॉलो किया गया, वो आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। कि इसलिए डाल्टन की थ्योरी को बाद में फॉलो करना बंद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम है। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी वी हैव गॉट स्मॉलेस्ट पार्टिकल in the atom, so we can't consider the atom as a smallest particle। इसलिए 19th सेंचुरी के एंड तक डाल्टन्स की थ्योरी को फॉलो किया गया क्योंकि उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो चुकी। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा रीड करिएगा अपनी बुक में और 3rd चैप्टर में अभी भी अगर क्वेरीज हैं तो मुझे सेंड करिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।